नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रविंद्र सुतार नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे आपको पता है कि अपनी बुक आती है पशु परिचर की ब्रह्मास्त्र, और इसका जो रिवीजन है वो अपने यूट्यूब के ऊपर आपको मिल ही रहा है। उसी क्रम के अंदर आज अपना पहला टॉपिक साइंस का जो टॉपिक है सामान्य विज्ञान, उसका पहला टॉपिक आनुवांशिकता, उसका अपने आज रिवीजन करेंगे। आनुवांशिकता पहला टॉपिक आनुवांशिकता, और ये अपने अब आज स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। तो देखिए सॉल्यूशन इसका। आनुवांशिकता, ये पहला क्वेश्चन है। आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? गढ़ने का मतलब यानी किसने, ये आनुवांशिकता जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो आनुवांशिकता जो शब्द है ये किसने दिया था? तो आनुवांशिकता शब्द मॉर्गन, मेंडल, बेटसन या फिर जोहानसेन, इनमें से आपको बताना है। आप कमेंट करके साथ साथ में, जिसको पता है तो वो साथ साथ में बताएगा कि किसके द्वारा दिया गया था। तो ये आनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था बेटसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 बेटसन। नेक्स्ट, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाती है? क्वेश्चन आराम से ध्यान से पढ़ना है। ऐसा मान लो कि ये आपका एग्जाम है और एग्जाम के अंदर ये आप पढ़ रहे हो, तो कम से कम 2 बार आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाती है? दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। एपिस्टेसिस या उत्परिवर्तन या प्रभाविकता। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 एपिस्टेटिस कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है भाई? एपिस्टेटिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 एपिस्टेटिसिस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, सहलगनता की खोज किसके द्वारा की गई थी? सहलगनता की खोज किसके द्वारा की गई थी? ब्लेक्सली, मॉर्गन, म्यूलर या बेटसन? ऑप्शन नंबर 1 है ब्लेक्सली, मॉर्गन, म्यूलर, बेटसन। तो किसके द्वारा की गई थी आनुवांशिक ये सहलगनता की खोज? तो सहलगनता की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 4 बेटसन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी भी? बेटसन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य निषेचन होता है, यानी निषेचन की जो क्रिया है, यानी कि जब पुरुष का जो शुक्राणु है वो महिला के अंडाणु से जाकर के जब मिलता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। तो यह जो क्रिया है वो कहां पर होती है? डिंब वाहिनी नली के अंदर, या गर्भाशय में, या ग्रीवा में, या फिर अच्छत यानी कि योनि के अंदर। तो कहां पर होता है निषेचन? तो निषेचन की क्रिया जो है वो सामान्यतः कहां पर होती है? तो ये होती है भाई डिंब वाहिनी नली के अंदर। कहां पर होती है? डिंब। तो सामान्यतः निषेचन कहां पर होता है भाई? तो निषेचन होता है डिंब वाहिनी नली के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यानी गर्भाशय को, ये जो शब्द आपके सामने दिए हुए हैं ना, ये किसके अंदर है? अंग्रेजी के अंदर। तो आजकल जो है ना, आपको एक चीज हिंदी वालों के लिए विशेष रूप से बता देता हूं कि हिंदी वालों को कुछ शब्द जो है वो अंग्रेजी के अंदर भी इसके अंदर आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो जैसा अब ये वाला जो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय के लिए जो वैकल्पिक शब्द क्या है ये आपके सामने है। तो देखो, यूरेटस या यूरेटर, वेजाइना या वल्वा। अब ये जो शब्द है ना ये किसके हैं? अंग्रेजी के हैं। तो आपको यदि पता है कि गर्भाशय को अंग्रेजी के अंदर क्या कहा जाता है तो वो सही उत्तर करके आएगा। तो गर्भाशय को अंग्रेजी के अंदर क्या कहा जाता है? यूरेटस कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? यूरेटस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 का सही उत्तर होगा। तो अब से जब भी आप पढ़ो तो इनके जो अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं ना उनको भी थोड़ा थोड़ा साथ के अंदर आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है। नंबर 6 क्वेश्चन, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता। क्या पूछ रहा है? नहीं होता। होता नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि क्या चीज इसके अंदर नहीं होती। कोशिका भित्ति। अब देखो, कोशिका जब अपने पढ़ते हैं ना
कोशिका। तो कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें होती है, देखो थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कोशिका के अंदर सबसे सेंटर के अंदर होता है केंद्रक। केंद्रक के बाहर होती है कोशिका की झिल्ली, ठीक है। अब कोशिका की झिल्ली के बाहर होती है कोशिका की भित्ति, और ये जो भित्ति होती है ना, ये अपने जंतु कोशिका के अंदर नहीं होती, ये केवल किसमें होती है, ये पादप कोशिका के अंदर होती है। और इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो भी इसके कोशिकांग होते हैं ना, वो सारे के सारे इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो इसके अंदर ये क्या बोल रहा है, कोशिका भित्ति। जीवाणुवी कोशिकाओं में नहीं होता, तो जीवाणुवी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। जीव द्रव्य कला, ये भी होता है। राइबोसोम, ये भी होता है। सूत्र कणिका, अब सूत्र कणिका क्या है, ये सूत्र कणिका नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। सूत्र कणिका होता क्या है, कोई बता सकता है क्या, सूत्र कणिका क्या होता है, सूत्र कणिका किसको बोलते हैं। तो सूत्र कणिका जो होता है ना, आपने अंग्रेजी के अंदर एक नाम पढ़ा हुआ है, और वो क्या होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अंग्रेजी में अपने पढ़ते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया, उसी को हिंदी में क्या बोला जाता है, सूत्र कणिका बोला जाता है। तो ये सूत्र कणिका जो है, ये जीवाणुवी कोशिकाओं के अंदर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। अब ये क्या पूछ रहा है, देखो पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है। गुणसूत्र की जब भी बात आती है, क्रोमोसोम की जब भी बात आती है ना, तो क्रोमोसोम आपको पता है कि कितने होते हैं अभी, 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। अब 23 जोड़ी या कितने होते हैं, टोटल होते हैं 46, 46। कितने होते हैं, 46 होते हैं। ये 46 जो गुणसूत्र होते हैं ना, अब ये 46 ही किसके अंदर होते हैं, महिला के अंदर, और 46 किसके अंदर होते हैं, पुरुष के अंदर, दोनों में होते हैं। तो होता कैसे है, देखो ये होता है 44 प्लस एक्स एक्स, और एक होता है क्या, 44 प्लस एक्स वाई। अब ये जो संयोजन है, ये तो किसके अंदर होता है, ये होता है पुरुष में। कौन सा, 44 प्लस एक्स वाई। और ये जो है, ये किसके अंदर होता है भाई, ये होता है महिला के अंदर। में होता है महिला में, यानी महिला के पास में दोनों गुणसूत्र जो होते हैं ना। अब हाँ, एक चीज और बता दूं, ये जो मैंने लिखा ना 44 प्लस एक्स वाई और एक्स एक्स, ये जो 44 जो गुणसूत्र है ना, 46 को 2 भागों में बांटते हैं। 44 प्लस में या तो एक्स एक्स होगा, या क्या होगा, एक्स वाई होगा। तो ये जो एक्स एक्स या एक्स वाई है, इनको तो बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र। यानी कि जो लिंग का निर्धारण है, वो इनके द्वारा होता है, कि लड़का होगा या लड़की होगी ना, हाँ, वो इसके द्वारा। और ये जो 44 जो 44 है, ये क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं हमारी बॉडी का, हमारा काया का निर्माण करते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ये 44। तो कायिक गुणसूत्र, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 44। लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, केवल 2। आज के बाद में ध्यान में रखोगे। अब पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र है, वो तो होते हैं कौन से, एक्स एक्स। महिला, पुरुष में होते हैं एक्स वाई, महिला में कौन से होते हैं, एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो एक जो समाज के अंदर जो धारणा भी है ना, कि लड़का हुआ या लड़की हुई, वो किसके ऊपर डिपेंड किया, दोष किसको देते हैं, महिला को। लेकिन वो महिला को देने का कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि महिला के पास में क्या होता है, दोनों के दोनों एक समान गुणसूत्र होते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अभी लड़का लड़की होना, ये पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के बाद में आप इस हिसाब से भी याद रख सकते हो कि पुरुष के पास में जो गुणसूत्र का संयोजन होता है, वो क्या होता है, एक्स वाई। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है, वो सही उत्तर रहेगा। बाकी तो आप ऐसे ही काट सकते हो ना, एक्स ओ का तो कोई होता ही नहीं संयोजन ही, एक्स एक्स एक्स। ये तो जब कोई सिंड्रोम हो जाता है तब होता है। अब उत्तर तो 3 नंबर या 4 नंबर, 2 में से ही था। तो 3 नंबर जो है, ये किस में होता है, ये महिला में होता है। 4 नंबर जो है, वो किस में होता है, पुरुष में। पुरुष का पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बारर पिंड किस में पाया जाता है, क्या पूछा गया, 8 नंबर के अंदर पूछा गया है, बारर पिंड किस में पाया जाता है, शुक्राणु के अंदर या सार्टोली कोशिका के अंदर। ये जो सारी की सारी जो चीजें आपके सामने लिखी हुई है ना, ये अपने आगे इसके अंदर टॉपिक भी कराने वाला हूं मैं, जनन। उस जनन टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें क्या क्या होती है। शुक्राणु आपको पता ही है, सार्टोली कोशिका ये पुरुषों के अंदर होती है। उसके बाद लिखा हुआ है मादा कायिक कोशिका या नर कायिक कोशिका। तो ये पूछा गया बारर पिंड, तो ये किस में होता है भी, ये ऑप्शन नंबर 3 मादा कायिक कोशिका के अंदर होता है बारर पिंड। नेक्स्ट 9 नंबर, डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था, क्या पूछ रहा है, डीएनए। डीएनए आपने देखा होगा कि द्विगुणित डीएनए होता है, ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे आपने ये डीएनए आपने देखा होगा। तो वो पूछ रहा है कि ये जो डीएनए का ये जो मॉडल था ना,
ये किसके द्वारा बनाया गया था? जेकब और मोनोड के द्वारा, वाटसन और क्रिक, H.G. खुराना के द्वारा, या लिखा हुआ है बाल्टीमोर और टेमिन के द्वारा। तो आपको बताना है कि डीएनए का सही मॉडल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो डीएनए का सही मॉडल ऑप्शन नंबर 2 वाटसन और क्रिक के द्वारा बनाया गया। कौन सा मॉडल था डीएनए का सही मॉडल? ये द्विगुणित जो मॉडल था, ये वाला। नेक्स्ट देखिए, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था? अभी तो अपने करके आए हैं। डीएनए की द्विगुणित जो संरचना है उसका जो है पता वो किसके द्वारा लगाया गया था? तो बताइए भाई, डीएनए की द्विगुणित संरचना अभी तो मैंने बताई है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर बताया ना मैंने, ये सेम ही है। सही मॉडल किसने बनाया? वाटसन और क्रिक ने। तो ये सेम ही क्वेश्चन यहाँ पर है कि द्विगुणित संरचना का पता किसके द्वारा लगाया गया? तो वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही उत्तर इसका होगा। तो एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ, ये जो सॉल्यूशन चल रहा है ये कौन सी का? ये पशु परीक्षर की अपनी ब्रह्मास्त्र बुक आती है, इसका सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो इसकी कोई पीडीएफ मत मांगना कि इसकी हमारे को सर पीडीएफ उपलब्ध करवा दो, ये पीडीएफ ही है, ये आपके सामने बुक है। इस बुक को आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, और अगर कहीं पर ऑफलाइन उपस्थित यानी कि आपको नहीं मिलती है तो आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको क्या करना है? ऑनलाइन खरीदने के लिए आपके सामने ये नंबर दिए गए हैं, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हो। और नंबर मैं एक बार दोबारा भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि नंबर क्या है। तो वो है 80 580 22 001। ये मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर संपर्क करके भी आप इस बुक को मंगवा सकते हो, और इसी बुक का पूरी का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, और बुक आप यहाँ से ले सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ये आपके सामने है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और, ये पशु परीक्षर की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है नानक क्लासेज ऐप के ऊपर। 99 टेस्ट है, केवल 199 रुपीज़ के अंदर आपको ये उपलब्ध करवाया जा रहा है, यानी लगभग 2 रुपये, 2 से भी कम रुपए के अंदर आपको जो है टेस्ट मिल रहा है। तो आपको और कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूट्यूब के ऊपर क्लास लगा सकते हो। उसके अलावा जो बुक है उस बुक को आप पढ़िए, और बुक को पढ़ने के साथ साथ में जो है आपको सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, और उसका रिवीजन करने के लिए आपके सामने जो है ये टेस्ट भी आपके सामने है। तो बहुत ही अच्छा आपके सामने जो है एक प्लेटफॉर्म है, और गोल्डन चांस है, वैकेंसी आपके सामने है। तो लगे रहो, मेहनत करते रहो। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये तो 10 नंबर तो अपने पढ़ लिया। द्विसूत्री संरचना किसने दी थी? द्विसूत्री संरचना जो है वो दी गई थी किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट 11 नंबर, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? अब देखो, डीएनए का यदि फुल फॉर्म आपको पता है ना, तो आप बता सकते हो कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। ये न्यूक्लिक एसिड होता है, इसके अंदर बोला हुआ है कौन सी शर्करा है? हेक्सोक, हेप्टुलोस, पेंटोस, या फिर जाइलुलोस। तो इनमें से कौन सी संरचना जो है इसके अंदर पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 3 पेंटोस शर्करा जो है वो इसके अंदर पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, गुणसूत्रों में होते हैं, गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? डीएनए और लिपिड होते हैं, आरएनए और एमिनो एसिड, डीएनए और प्रोटीन होता है, या आरएनए और शुगर होता है। तो गुणसूत्रों के अंदर क्या चीज होता है? तो गुणसूत्रों में जो है वो क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या चीज होता है भाई? एक तो डीएनए, और साथ में क्या होता है? प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट, जीवन का ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट का मतलब भाई, जैसे अपने कोई भी स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ना उसका एक ब्लूप्रिंट भी दिया जाता है ना। जैसे घर वगैरह बनाते हैं तो उसका भी ब्लूप्रिंट देते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि जैसा बना हुआ है उसके मतलब सेम टू सेम वो अपने कागज के ऊपर बना, यानी फोटोकॉपी मान लो। तो वो फोटोकॉपी क्या है? जीवन की। तो आपको सबको पता ही है कि फोटोकॉपी क्या चीज होती है, क्या कोशिका होती है, केंद्रक होता है, आरएनए या डीएनए? तो बिल्कुल क्या होता है? डीएनए जो होता है, क्योंकि डीएनए के द्वारा ही तो आगे से आगे जो है यूनिट जो है वो चलती रहती है, यानी जीवन की इकाई क्या होती है? तो डीएनए, ठीक है। एचआईवी के द्वारा उत्पन्न एंजाइम है, क्या बोला गया है इसके अंदर? एचआईवी के द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है। तो वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है हेलिकेज, फिर लिखा हुआ है डीएनए गायरेज,
फिर लिखा हुआ है एंटीग्रेज और फिर लिखा हुआ है लीगेज। तो इनमें से सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेज। क्या होगा, इंटीग्रेज, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व किसने किया था, किस चीज का भी, मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे क्रिक और जेम्स वाटसन इनके द्वारा, या लिखा हुआ क्रेंग वेंटर और फ्रांसीसी कोलिक्स के द्वारा, या ग्रेंगर मेडल के द्वारा, या विलियम बेटसन। किस चीज का पूछ रहा है, जीनोम परियोजना का पूछा जा रहा है। किस चीज का पूछा जा रहा है भाई, जीनोम परियोजना का। तो जीनोम परियोजना के बारे में बताने वाले थे कौन, क्रेंग वेंटर और फ्रांसीसी कोलिन्स के द्वारा ये जीनोम परियोजना दी गई थी और इसका नेतृत्व किया गया था। 16 नंबर, पहला क्लोन पशु डोली, ये डोली एक क्लोन पशु बनाया गया था। आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है ना। डोली, डोली एक क्या थी, डोली कुत्ता, खरगोश, बिल्ली या भेड़, तो क्या थी डोली, भेड़ थी। क्या थी, भेड़। तो डोली क्या थी, भेड़ थी। तो ऑप्शन ये 16 नंबर का उत्तर सही क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4, डोली थी भेड़। 17 नंबर है, आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं, आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो जीन पूल। क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4, जीन पूल कहा जाता है भी। आबादी में जीनों के संग्रह को जीन पूल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है। यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी की घटना जो है उसको कौन, यानी जब टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है वो यहाँ से समझने को मिलेगा। देखो, जब भ्रूण बनने की प्रक्रिया की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब बेबी में होती है, तो भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब बेबी में थोड़ी होती है, ये गलत है। फिर लिखा हुआ जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब बेबी में, नहीं, भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर नहीं होता। हाँ, निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक, बिल्कुल। बच्चे का विकास जो है वो कहाँ पे होता है, निषेचन तो होता है कहाँ पर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। और उसके बाद में जो बच्चे का जो विकास है वो कहाँ पे होता है, आंतरिक, यानी माता के गर्भ के अंदर होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता। निम्नलिखित में से किसके अंदर, निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता, क्या पूछ रहा है, नहीं होता। तो किसके अंदर, लेबियो, केटला, सी हॉर्स या फिर मागुर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी सी हॉर्स जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, सी हॉर्स। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सॉल्यूशन आपको जो करवाया गया है, ये हमारी जो ब्रह्मास्त्र जो बुक आ रही है उसका ये आपके सामने सॉल्यूशन करवाया गया है। ये मैंने आपको बताया ही था कि ब्रह्मास्त्र बुक है, ये वाली बुक आती है पशु परिचर की ब्रह्मास्त्र, और आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये बुक है, देख लीजिए, पशु परिचर ब्रह्मास्त्र, ठीक है। और ये बुक आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगी, और ऑनलाइन के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑनलाइन के लिए ये नंबर है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हो और यहाँ से आपको ये बुक ऑनलाइन डाक के द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो बाकी नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में। धन्यवाद।